हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्वर्शन। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो में एंट्रोपी स्टार्ट किया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्नोट इंजन और इसके बाद फिर ओपन सिस्टम के लिए हम चेंज इन एंट्रोपी हम देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कार्नोट इंजन क्या होता है। ठीक, कार्नोट इंजन, ठीक, एक साइंटिस्ट थे निकोलस लियोनार्ड साडी कार्नोट। कौन थे? साइंटिस्ट थे निकोलस लियोनार्ड साडी कार्नोट। ठीक, ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे। इन्होंने ही कार्नोट इंजन दिया था। ठीक, कौन थे? ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे और इन्होंने ही कार्नोट इंजन दिया था। ठीक, अब क्या बोला इन्होंने वो देखते हैं। इन्होंने बोला कि हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन जो हो रहा है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में होना चाहिए। क्या? हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में होना चाहिए। साथ ही साथ कंप्रेशन और एक्सपांशन इसमें होना चाहिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। कंप्रेशन और एक्सपांशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में, तब जाके हमें साइकिल से मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा। साइकिल से मैक्सिमम एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी नहीं देता। कोई भी इंजन 100% एफिशिएंसी नहीं देता। कार्नोट भी 100% एफिशिएंसी नहीं देता है। जिस चीज को सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। मैक्सिमम जितने भी साइकिल आ रहे होंगे उन सब से मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगा वो कार्नोट साइकिल का होगा। ठीक, तो पीवी डायग्राम देखते हैं और टीएस डायग्राम देखते हैं पहले क्या होता है। ठीक, तो इन्होंने पीवी डायग्राम बनाया। ये है पीवी डायग्राम। इन्होंने बोला कि जो क्या हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, ठीक, ये कैसा होगा? एक ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक, ये है, ठीक, ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया 1, इसको हमने नाम दे दिया 2, ये 3 और ये 4। ठीक, अब देखिए इसमें हीट सप्लाइड हो रहा है, इसमें हीट रिजेक्ट हो रहा है। ये कंप्रेशन है, ये एक्सपांशन है। ठीक, देखिए 1 से 2 क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा है तो ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप है। ठीक, इसका स्लोप ज्यादा रहता है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। देखते होंगे ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक, तो ये दोनों जो है हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में हो रहे हैं और कंप्रेशन और एक्सपांशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। अगर ये फॉलो होता है तो साइकिल हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा पीवी डायग्राम। अब बनाते हैं टीएस डायग्राम। ठीक, चलिए टीएस डायग्राम बना लेते हैं इसका। टीएस डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, ये है पॉइंट 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक, अब देखिए ये क्या है? 1 से 2 क्या था? कंप्रेशन।
कंप्रेशन मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक को क्या हम क्या कह सकते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब उसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। यस, एंट्रोपी इसमें कांस्टेंट है ना 1 से 2 में, ठीक। फिर 2 से 3 हीट एडिशन हो रहा है, कांस्टेंट, मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट है 2 से 3 में। फिर 3 से 4 में सेम एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक मतलब कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। ओके, 3 to 4 में क्या रहेगा, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। 4 to 1 में हीट का रिजेक्शन हो रहा है, हीट का रिजेक्शन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक। तो दे देते हैं T2 T1 S1 S2, ठीक। ये हो गया आपका पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम किसका, कार्नोट साइकिल का। अब इसका एफिशिएंसी हम निकालते हैं, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है नेटवर्क आउटपुट, नेटवर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, यही होता है, ठीक। तो नेटवर्क आउटपुट को मैं कैसे लिख सकता हूं, Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्शन डिवाइडेड बाय Q सप्लाइड, ऐसा लिख सकता हूं ना, यस लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं इधर रफ करके, ठीक। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं क्लॉसेस इनइक्वालिटी। क्लॉसेस इनइक्वालिटी हमने देखा था ना साइकिल के लिए, तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी देख रहे हैं, ठीक, क्योंकि पूरा प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक। तो क्लॉसेस इनइक्वालिटी क्या था, क्लोज इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी इज इक्वल टू 0 होता था, ठीक। अब देखिए यहां पर वो डायग्राम बना देता हूं, ये है टी हायर जिसे क्यू सप्लाइड हो रहा है, और ये एक हीट इंजन है, या कार्नोट इंजन बोल दीजिए, अभी यहाँ पर हम कार्नोट देख रहे हैं तो, ठीक। और ये टी लोअर, यहाँ से क्या क्यू सप्लाइड हो रहा है, ये वर्क मिल रहा है हमें, और क्यू रिजेक्शन हो रहा है, ठीक। तो देखिए क्लोज इंटीग्रल देखते हैं यहाँ पर इसका, तो क्यू सप्लाइड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस क्यू रिजेक्शन, क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाय टी लोअर इज इक्वल टू 0, ठीक। यहां पर से क्या होगा, क्यू सप्लाइड डिवाइडेड बाय टी हायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाय टी लोअर इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट रहेगा, है ना, ये इक्वल हो गया, मतलब कुछ कांस्टेंट इक्वल रहेगा, तो कांस्टेंट को मैं क्या एक टर्म दे देता हूं, सपोज करिए के दे देते हैं, ठीक। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, क्यू सप्लाइड इज इक्वल टू के टाइम्स टी हायर, ये होगा, एंड क्यू रिजेक्शन जो होगा वो होगा के टाइम्स टी लोअर, इक्वल होगा, ठीक। चलिए तो इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, तो पुट करने के बाद क्या होगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू ये होगा के टी हायर माइनस के टी लोअर डिवाइडेड बाय के टी हायर, यहां से के कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस टी लोअर डिवाइड बाय टी हायर, ठीक, ये आ रहा है। एफिशिएंसी किसका, कार्नोट इंजन का, कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी आ रहा है वो 1 माइनस टी लोअर डिवाइड बाय टी है, मतलब यहां से क्लियर हो रहा है कि कार्नोट एफिशिएंसी जो है, कार्नोट का जो एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी यहां पर से क्लियर हो रहा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी अभी हमने देखा एफिशिएंसी किसका, कार्नोट साइकिल का, वो क्या था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू था 1 माइनस टी लोअर डिवाइडेड बाय टी हायर, ये था एफिशिएंसी किसका, कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी, ठीक। तो ये एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक। तो देखिए अगर दो साइकिल में बनाता हूं,
दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट पे वर्क कर रहे हैं। ये एक हीट इंजन 1 हो गया, ठीक, ये टी लोअर, ठीक, क्यू रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ क्यू सप्लाइड हो रहा है और इधर वर्क, ठीक। वैसे एक और है, हीट इंजन 2 है, ठीक, और ये टी लोअर है, यहाँ से क्यू सप्लाइड डैश, क्यू रिजेक्शन डैश है, यहाँ से वर्क मिला डैश। बट दोनों साइकिल जो है वो सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहे हैं। दोनों का हायर टेम्परेचर TH है, लोअर टेम्परेचर TL है, ठीक। दोनों का एक्चुअल एफिशिएंसी अलग से अलग अलग होगा अगर वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड है। दोनों का वर्किंग फ्लूइड भी डिफरेंट है ना, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, बट दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो दोनों का कार्नोट एफिशिएंसी क्या होगा? कार्नोट एफिशिएंसी सेम होगा दोनों का। क्यों? क्योंकि कार्नोट एफिशिएंसी क्या हो रहा है? 1 माइनस टी लोअर डिवाइड बाई टी हायर हो रहा है। तो टी लोअर और टी हायर दोनों के में केस में सेम है, क्या होगा? कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी यहां पर सेम देखने को मिलेगा। बट वर्किंग फ्लूइड अलग अलग है तो इनका जो एक्चुअल साइकिल का जो एफिशिएंसी आएगा दोनों का वो डिफरेंट होगा, ठीक। चलिए, अब इसका कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से इसे नहीं करते, यूज नहीं करते हैं। लिमिटेशन है कुछ कार्नोट साइकिल का जिसकी वजह से ये यूज नहीं होता, ठीक। वो लिमिटेशन हम देखते हैं। चलिए, लिमिटेशंस। चलिए, पहला लिमिटेशन है वो देखते हैं। पहला लिमिटेशन, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन जो है वो क्या बोल रहे थे? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा था। और कंप्रेशन और एक्सपांशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एकदम ही फास्ट प्रोसेस है और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस है। दोनों का एक साथ साइकिल में होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ये क्या है? स्लो प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस, ठीक। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ये क्या है? फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस, ठीक। तो दोनों का एक साथ साइकिल में होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक। ये पहला लिमिटेशन हुआ। सेकंड लिमिटेशन हम देखते हैं। सेकंड लिमिटेशन देखते हैं किसमें? पीवी डायग्राम में, ठीक। ये क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल ये बनेगा, ठीक, ये है। अब ये क्या है? यहां पर V4 माइनस यूजल, यहां पर क्या है? ये V4 माइनस V2, ठीक। अब देखिए, देखिए इसमें से जो वर्क मिलेगा, नेट वर्क आउटपुट, पीवी डायग्राम में कार्नोट साइकिल के केस में जो कार्नोट वर्क मिलेगा इसमें से नेट वर्क आउटपुट
वो कम रहेगा। ये जो एरिया बनता है ना वो एकदम ही कम रहता है एज कंपेयर टू जो V4 माइनस V2 सिलेंडर के अंदर में जो वॉल्यूम में चेंजेस होगा ना, उसके कंपैरिजन में जो वर्क हमें मिल रहा होगा नेटवर्क आउटपुट वो कम रहेगा। ठीक, इसकी वजह से यहां पर एक लिमिटेशन बन जाता है। इसमें से जो कार्नोट साइकिल से जो हमें नेटवर्क आउटपुट मिलता है वो कम रहता है। ठीक, तो नेटवर्क आउटपुट जो होगा वो लेस देन रहेगा एज कंपेयर टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इसकी वजह से ये लिमिटेशन बन जाता है कि वर्क इसमें कम मिल रहा है। तो फिर ये दो लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन क्या हुआ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है। दोनों का एक साथ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एक साइकिल में प्रैक्टिकली पॉसिबल होना नहीं। सेकेंड लिमिटेशन यह है कि इसमें से जो वर्क नेटवर्क आउटपुट मिलता है पीवी डायग्राम में वो बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम में जो चेंजेस हमको देखने मिल रहा है उसके कंपैरिजन में नेटवर्क आउटपुट कम रहता है। ठीक, ये दो लिमिटेशन है जिसकी वजह से कार्नोट साइकिल यूज नहीं किया जाता। बट ये बेंचमार्क क्रिएट करता है कि आगे जितने भी साइकिल बनेंगे वो इसके बेसिस पे इसको रेफरेंस लेके ही बनाया जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एंट्रोपी चेंज देखेंगे ओपन सिस्टम के लिए। ठीक, चलिए चेंज इन एंट्रोपी फॉर एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के हम देखने वाले हैं। ठीक, चलिए देखिए ओपन सिस्टम इसका मतलब है कि एनर्जी का इंटरेक्शन तो हो रहा है, साथ ही साथ मास का भी इंटरेक्शन होगा, तो उसकी वजह से एंट्रोपी में चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। तो वो देखते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम लेता हूं जिसमें मल्टीपल जो है कंट्रोल वॉल्यूम ले रहा हूं सपोज करिए। ठीक है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है। ठीक, इसमें मल्टीपल इनलेट मल्टीपल आउटलेट है। ठीक, ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन बनता है वो देखते हैं। इक्वेशन जो आता है वो आता है चेंज इन एंट्रोपी, कंट्रोल वॉल्यूम का चेंज इन एंट्रोपी देख रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट। ठीक है, वो होगा डेल एस सी वी डिवाइडेड बाय डेल टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम डॉट आई एस आई माइनस समेशन एम डॉट ई एस ई प्लस क्यू डॉट बाय टी, ये होता है। ठीक, अभी हम देखने वाले हैं किसके लिए, इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल हुआ तो इक्वल टू कर देंगे। अब ये इरिवर्सिबल होगा तो ये ग्रेटर देन होगा, ये ज्यादा रहेगा। इस ये अगर टर्म जो है वो कम रहेगा तो इसको हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या करेंगे, एस डॉट जनरेशन। अभी हम देखने वाले हैं किसके लिए, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, ये डेल एस सी वी डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल्स टू आ जाएगा, ये हो जाएगा समेशन एम डॉट आई एस आई माइनस समेशन एम डॉट ई एस ई प्लस क्यू डॉट बाय टी प्लस एस डॉट जनरेशन। ये आ जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये ज्यादा था, ये वाला टर्म कम था, तो इसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ा ताकि दोनों इक्वल हो, वो एस डॉट जनरेशन है। ठीक, तो ये होता है किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। ठीक, और साथ ही साथ अनस्टेडी फ्लो के लिए। ओके, अनस्टेडी फ्लो फॉर वैलिड फॉर, ओके वैलिड फॉर
अनस्टेडी फ्लो, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम का जो प्रॉपर्टी है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कंट्रोल वॉल्यूम का जो प्रॉपर्टी है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इसी को हम देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, एस डॉट जनरेशन हट जाएगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखेंगे तो ये एस डॉट जनरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो क्या आएगा फिर इसका फॉर्मूला, डेल एस सी वी डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू एम डॉट आई एस आई माइनस एम डॉट ई एस ई प्लस क्यू डॉट बाय टी, ये होगा। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। ठीक, अब एक लास्ट इसी को, इसी ये अनस्टेडी फ्लो के लिए, अगर मुझे इसी को स्टेडी फ्लो के लिए देखना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्टेडी फ्लो में क्या होता है, प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो कंट्रोल वॉल्यूम का प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा। इसको यहां पर देखते हैं अभी। चलिए इसी चीज को फॉर स्टेडी फ्लो के लिए देखते हैं। तो स्टेडी फ्लो के लिए देखेंगे तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा इक्वल्स टू एम डॉट आई एस आई माइनस समीशन एम डॉट ई एस ई प्लस क्यू डॉट बाय टी प्लस एस डॉट जनरेशन। यहां पर से हमें देखने को मिलेगा एस डॉट जनरेशन की वैल्यू वो होगा समीशन एम डॉट ई एस ई माइनस समीशन एम डॉट आई एस आई माइनस क्यू डॉट बाय टी। ठीक, ये है, ये किसके केस के लिए है, ये फॉर स्टेडी फ्लो है। ओके, वैलिड फॉर स्टेडी फ्लो। ठीक, वैलिड फॉर एन स्टेडी फ्लो प्रोसेस। ठीक, अगर मास सिंगल इनलेट और सिंगल आउटलेट होगा, सपोज करो कि यहां पर क्या था, मल्टीपल इनलेट हो रहा था, मल्टीपल आउटलेट हो रहा था। अब इसी के केस में क्या कर देंगे, एक ये सब हट जाएगा और एक सिंगल इनलेट हो रहा है और वही चीज बाहर जा रहा है, तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उस केस में एक और देख लेते हैं फॉर्मूला उसका। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं सिंगल इनलेट और सिंगल आउटलेट के केस में। फॉर सिंगल इनलेट एंड सिंगल आउटलेट, उस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, जो इनलेट हो रहा है मास और आउटलेट मास वो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक, तो ये इसी के लिए हम यहां पर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एस डॉट जनरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें और इसमें मास कॉमन आ जाएगा, एस एग्जिट माइनस एस इनलेट माइनस क्यू डॉट बाय, ये होगा फॉर्मूला। ठीक, इसके केस में जब सिंगल इनलेट और सिंगल आउटलेट है तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक ही मास ही तो जा रहा है और बाहर नहीं कर रहा है वही चीज। ठीक, ये हो जाएगा एस एग्जिट माइनस एस इनलेट, मतलब एंट्रोपी एग्जिट का माइनस एंट्रोपी इनलेट का माइनस क्यू डॉट बाय टी। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, और इसी वीडियो के साथ हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखेंगे। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।